वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। और यहाँ पर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी टॉपिक्स आने की संभावना है उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए और साथ में यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के ही प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए सवाल हैं उनको भी यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है, राइट। एंड अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो 100% आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको अवश्य ही कुछ क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इसको मिस मत कीजिए और रेगुलरली फॉलो कीजिए। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है एंड साथ में आप पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ के लिए हमारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके पूरी तैयारी करके आप सिलेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बीपीएससी, यूकेपीएससी, एचसीएस से रिलेटेड भी हमारे यहाँ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप इन गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हैं, राइट। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आसानी से अवेलेबल होंगे, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपने आज के टॉपिक्स। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनईपी, ठीक है। तो इसको क्यों रखा गया है? पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं कई बार। यूएनईपी एक ऐसी संस्था है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित सवाल बन भी सकते हैं, और आपने जो प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं एनवायरनमेंट से संबंधित उसका भी कहीं ना कहीं लिंक इससे ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यूएनईपी सबसे पहले कैसे इस्टेब्लिश हुआ ये देखते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी 1972 में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये स्टॉकहोम में चल रही थी, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं जब आप किसी नाम से कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो समझ जाया करिए कि वहीं पर वो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन चल रहा था और इसी में जून 1972 में यूएनईपी की स्थापना की बात की गई थी, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप ही हम देखते हैं एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन निकाला जाता है और इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है। और इसके नाम से ही आपको पता है इसको क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि जो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हैं उनके प्रबंधन के लिए इसको गठित किया गया था। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इसका मुख्यालय। शायद आपको पता भी हो और अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है केन्या में, नैरोबी में, ठीक है। तो अधिकतर जो भी हेडक्वार्टर्स है हमारे बड़ी बड़ी बॉडीज़ के वो सारे हमें यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर यूएसए में दिखाई देते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन आगे देखते हैं मेजर रिपोर्ट्स जो इसके द्वारा रिलीज की जाती हैं। कई बार रिपोर्ट्स भी पूछी गई हैं, अभी हाल के वर्षों में पूछी गई थी कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो जो भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स हमें याद करनी होगी। तो यूएनईपी जो है इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं वो हो जाती है एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स और उसके अलावा इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, ठीक है। तो ये 4 रिपोर्ट्स जो है मेनली इसके द्वारा रिलीज की जाती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, फ्रंटियर्स रिपोर्ट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। तो इसको 2-3 बार दोहरा लीजिए ताकि आप भूले नहीं। उसके साथ ही इसके द्वारा कई सारी कैंपेन्स कंडक्ट करवाई जा रही हैं। तो उसमें कौन कौन सी कैंपेन्स हैं? बीट पोल्यूशन, UN 75,
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वाइल्ड फॉर लाइफ। ये सारी कैंपेन्स इसमें शामिल हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी हैं जो यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा उठाए गए हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है आईपीसीसी की स्थापना की गई थी, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। आपने कई बार देखा होगा आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है और आप उसको अपने मेंस के आंसर में कई बार कोट भी करते हैं। तो इसको किसने किया था? यूएनईपी ने किया था। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, वो भी किसके द्वारा लाया गया था? यूएनईपी के द्वारा ही उठाया गया एक कदम था। साथ में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये क्रिएट की गई थी 1991 में, यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा का निर्माण किया गया था। उसके बाद ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव, ये 2008 में लाया गया था यूएनईपी के द्वारा। देन 2012 में हम देखते हैं यूएन एनवायरनमेंट असेंबली जो है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, इसकी स्थापना भी 2012 में यूएनईपी के द्वारा की गई थी। तो ये इसके द्वारा मेजर जो स्टेप्स लिए गए हैं वो हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं आईपीसीसी पर। आईपीसीसी बेसिकली है क्या? बहुत बार हमने इसको सुना है लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं। ये हमने देखा कि 1988 में यूनेप के द्वारा उठाया गया एक कदम था, उसके अंतर्गत ही इसने इसको स्टैब्लिश किया था। तो यूनेप के साथ एक वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा भी इसमें सहयोग दिया गया था और इन दोनों ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया था। और इसका काम क्या है? इसका काम है, ये स्टडी करता है ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट लेवल पर, राइट। तो आपने अक्सर देखा होगा ये रिपोर्ट रिलीज करता है। रिपोर्ट तभी रिलीज करेंगे जब उसके विषय में कोई पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई इन द सेंस उसके विषय में कुछ रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा तभी रिपोर्ट्स रिलीज करी जाती हैं समय समय पर, ऐसे आपको ये याद रहेगा। और साथ में ये वो तंत्र है जिसमें वैश्विक ताप वृद्धि पर वैज्ञानिक जानकारी एकत्र की जाती है। जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है उससे संबंधित वैज्ञानिक जानकारी ये इंस्टीट्यूट कलेक्ट करता है। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि यूएनएफसीसी के जो भी सीओपी होते हैं, यानी कि जो भी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस होती है, सीओपी का मतलब, उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवादों पर बहस की जाती है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ, ये वो मैकेनिज्म है जो एक्यूमुलेट करता है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जानकारी। और जो यूएनएफसीसी के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो उस पर जो बहस होती है, जो डिबेट्स और डिस्कशन का पॉइंट होता है, वो आईपीसीसी की रिपोर्ट्स ही होती हैं। समझ रहे हैं आप? आई होप ये क्लियर होगा। तो ये थोड़े जो टर्म्स हैं इनको हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन हमें इनका आपस में इंटरलिंकेज नहीं समझ में आता, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि यूएनएफसीसी, जिसका जिक्र हमने अभी ऊपर किया। तो ये क्या है बेसिकली, ये कन्वेंशन क्या है? ये कन्वेंशन स्थापित हुआ है 21 मार्च 1994 को, ठीक है। और 195 कंट्रीज ने इसको रैटिफाई किया था और इसकी पार्टीज बन गई थी, यानी कि एक कन्वेंशन बनाया गया, एक तरह का एक अग्रीमेंट या अकॉर्ड आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाया गया 21 मार्च 1994 को और इसमें 195 कंट्रीज ने इसकी पुष्टि की थी और वो इसकी पार्टीज बन गई थी, यानी कि एक तरह से इसके मेंबर्स समझ लीजिए, ठीक है। तभी जब इसकी जो पार्टीज हैं वो मिलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सीओपी, कॉन्फ्रेंस होती है इन पार्टीज की, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस का मतलब आप समझते हैं जब एकजुट होकर एक साथ मिलकर सारे मेंबर्स आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो इसीलिए इसकी जो भी मीटिंग्स होती हैं उसको सीओपी कहा जाता है। जैसे रीसेंट लेक्चर्स में हमने सीओपी 27 डिस्कस की थी, है ना। तो वैसे ही ये मीटिंग्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, ये इट इज वन ऑफ द 3 कन्वेंशंस जो अडॉप्ट किया गया था रियो अर्थ समिट 1992 में। तो रियो अर्थ समिट 1992 में जब हुई थी तो उनमें 3 कन्वेंशंस दिए गए थे, ठीक है। कहा गया था 3 कन्वेंशंस, 3 ऐसे अग्रीमेंट्स हम लाएंगे। उनमें से एक अग्रीमेंट कौन सा था? यूएनएफसीसी का
एक अग्रीमेंट था, बाकी 2 क्या थे? एक था यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और तीसरा था कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यानी कि जब रियो अर्थ समिट 1992 में हुई तो अर्थ समिट से आप समझ रहे हैं अर्थ से ही संबंधित कोई ना कोई कन्वेंशंस लाए जाएंगे। तो अर्थ के प्रोटेक्शन से संबंधित पहला कन्वेंशन क्या लाया गया? एक लाया गया फ्रेमवर्क कन्वेंशन लाया गया क्लाइमेट चेंज पर, दूसरा लाया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर एक कन्वेंशन और तीसरा लाया गया डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो मरुस्थलीकरण की समस्या है उसकी रोकथाम से संबंधित एक कन्वेंशन। ठीक है, तो इसी के परिणाम स्वरूप ये 3 कन्वेंशंस बने थे और हम यहाँ पर कौन सा कन्वेंशन डिस्कस कर रहे हैं? UNFCCC। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद इस कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? क्लाइमेट चेंज नाम में ही आ रहा है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो भी ग्रीन हाउस की गैस का कॉन्सेंट्रेशन हो रहे हैं उसको स्टेबलाइज किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्यों बढ़ रही है? ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही। तो इस समस्या का समाधान किया जाए और इसके जो उत्सर्जन है उसको स्टेबलाइज किया जाए ग्रीन हाउस गैसेस के, इसीलिए इसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो अब ये है कि ये जो पार्टीज मिलती रही तो उसी के नाम पर ये COP1, COP2 जिस जगह पर वो बनी, जिस जगह पर वो मिलेंगी पार्टीज उसी नाम से वो फेमस हो गई। तो जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी वो कहाँ हुई थी? बर्लिन में हुई थी। और जो दूसरी हुई थी वो जेनेवा में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? क्योटो में हुई थी। क्योटो में हुई थी और यहीं पर हम देखते हैं आता है क्योटो प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इसमें एक प्रोटोकॉल लाया गया था, ये कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, राइट? तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारी कॉप्स कंडक्ट करवाई जा चुकी हैं, लेकिन सबको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और सबसे क्वेश्चन नहीं बनने की संभावना रहती है। क्वेश्चन जहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए हैं या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट उसमें निर्णय निकल कर आया है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉप 3 कॉप्स हुई थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं और तीसरी वाली में ही क्योटो प्रोटोकॉल आया। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए आया? मतलब ये क्योटो में हुआ इसीलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया, ये तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था इसमें क्या कहा गया था कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है इसको रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनली बाइंडिंग टारगेट रखे जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी देश इसमें हस्ताक्षर करता होगा वो उसको ये जो टारगेट्स हैं उसको मानने ही पड़ेंगे। इसको मानने के लिए वो राष्ट्र प्रतिबद्ध होगा। इसको अडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को, लेकिन ये फोर्स में फाइनली आए थे 16 फरवरी 2005 में। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय लगा था इसको फोर्स में आने में। साथ में जो डिटेल्ड रूल्स इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाए गए थे वो 2007 में लाए गए थे, जो कि COP7 हुआ था जिस वर्ष। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? मराकेश, मोरक्को में हुआ था, इसीलिए इनको मराकेश अकॉर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित रूल्स, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित रूल्स COP7 में लाए गए थे मराकेश मोरक्को में, इसीलिए उनको मराकेश अकॉर्ड भी कहा जाता है। अब इसमें क्या किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल में 2 पीरियड्स इसमें निर्धारित किए गए थे, कमिटमेंट पीरियड। कुछ टाइम पीरियड के लिए पहला कमिटमेंट पीरियड निर्धारित किया गया, फिर दूसरे समय अवधि के लिए दूसरा कमिटमेंट पीरियड। तो जो पहला कमिटमेंट पीरियड था इसका टाइम पीरियड था 2000, देख लीजिए, कई बार आप लोग कहते हैं दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इसको देख लीजिए। तो पहला जो कमिटमेंट पीरियड था वो 2008 से 12 के बीच में चला, और जो तीसरा कमिटमेंट पीरियड था, सॉरी तीसरा तो कोई था ही नहीं, जो दूसरा कमिटमेंट पीरियड था वो 2013 से 2020 के बीच में रहना था। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली 2 कमिटमेंट पीरियड्स आए। ठीक है, 2 कमिटमेंट पीरियड्स आते हैं। पहला जो कमिटमेंट पीरियड आता है, टारगेट्स रखे जाते हैं वो 2008 से 2012 के लिए रखे जाते हैं, और दूसरा जो कमिटमेंट पीरियड है वो आया था 2013 से 20 तक के पीरियड के लिए। इसके अंतर्गत कहा गया था कि हम 1990 के लेवल से 5.2% हम डिक्रीज करेंगे एमिशन को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 2012 तक। कब तक डिक्रीज कर लेंगे? 2012 तक डिक्रीज कर लेंगे। 1990 के लेवल से बात की गई थी 2012 तक के लिए 5.2% रिड्यूस करने की। तो इसके अंतर्गत एक चीज और है कि जो कंट्रीज की ग्रुपिंग रखी गई थी उसमें क्या किया गया था, कुछ कंट्रीज NX B में रखी गई थी। आप मान लीजिए एक ग्रुप
ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, जिसमें एक और ग्रुप हो गया। तो कुछ में डेवलपिंग कंट्रीज थी, कुछ में डेवलप्ड कंट्रीज थी और कुछ में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी। तो जो पहला कमिटमेंट पीरियड था उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, मेनली एक एनेक्स, एक ग्रुपिंग थी एनेक्स बी उसको कहा गया, उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वही सम्मिलित थी, ठीक है। और उन कंट्रीज से कहा गया था कि तुम्हारे ऊपर ये लीगली बाइंडिंग टारगेट्स हैं कि तुम 5.2% तक रिड्यूस करो 90 के लेवल से 2012 तक, ठीक है। तो ये कमिटमेंट पीरियड हो गया। उसके बाद जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी वो होती रही, और उसके बाद 2012 में जब इनका ये कमिटमेंट पीरियड खत्म होने वाला था तो दोहा में एक COP होगी, दोहा कतर, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया अगला कमिटमेंट पीरियड। तो हम ये देखते हैं कि पहले कमिटमेंट पीरियड में जो डेवलप्ड कंट्रीज थी अधिकतर उन्हीं पर सारा बर्डन जो था वो थोप दिया गया था ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले वहाँ पर आ चुका है और वो ऑलरेडी अपना डेवलपमेंट कर चुकी हैं और उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का काफ़ी ज़्यादा एमिशन हुआ है। लेकिन अब इनको लगा 2013 से 20 के पीरियड में कि इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही हैं। इसी कारणवश हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने जो दूसरा कमिटमेंट पीरियड था वो ज्वाइन नहीं किया था, जिसमें एक मेजर नाम कौन सा है, USA का, ठीक है। तो आगे एक बार देख लेते हैं, फिर मैं ये कहानी आपको फिर से पूरी दोहरा दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम देखते हैं कि 2012 में, दिसंबर 2012 में दोहा में एक अमेंडमेंट होगा क्योटो प्रोटोकॉल में, और सेकेंड कमिटमेंट पीरियड की बात की जाएगी जो 2013 से 20 के बीच में चलेगा। और इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया था कॉमन विथ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। और ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया था, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों है, क्योंकि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण अपने यहाँ डेवलपमेंट कर चुकी हैं और ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर चुकी हैं डेवलप्ड कंट्रीज, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ये सही भी है, ठीक है। तो ये अगर आपसे कभी पूछा जाए ये प्रिंसिपल कब दिया गया था, तो हमें इसमें ये प्रिंसिपल देखने को मिलता है। साथ में इसने क्या किया, इसने एक अग्रीमेंट किया कि रिड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और ग्रीन हाउस गैसेस को टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इसके अंतर्गत जो 6 गैसेस मेंशन्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्लूडेड नहीं है, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं अफगानिस्तान जो है वो 192nd मेंबर बना इसका, और ये लास्ट सिग्नेटरी था क्योटो प्रोटोकॉल का। कनाडा ने 2012 में विड्रॉ कर लिया था जब इन्होंने देखा कि सेकेंड कमिटमेंट पीरियड आने वाला है और डेवलप्ड कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा बाहर पड़ रहा है, तो इसने विड्रॉ कर लिया था। और USA के द्वारा भी इसको रेटिफाई, इस प्रोटोकॉल को नहीं किया गया है। ये एक लीगली बाइंडिंग था प्रोटोकॉल। साथ में इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन से मेंबर्स हैं, जो UNFCCC के मेंबर्स हैं वही क्योटो प्रोटोकॉल के भी मेंबर्स बन सकते थे। अब एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा जिस्ट बता देती हूँ, अगर आपको इनकेस कोई कंफ्यूजन होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। हम देखते हैं ये कब आता है। क्योटो प्रोटोकॉल आता है 1997 में, ठीक है। ये 1997 में आया और आगे चलकर ये 2005 में एनफोर्स हुआ। और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि कंट्रीज को कुछ कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया। कुछ में डेवलप्ड कंट्रीज रखी गई, कुछ में डेवलपिंग, और कुछ में ग्रुप में डेवलप, लीस्ट डेवलप्ड, इस तरह से कुछ ग्रुपिंग हुई, ठीक है। मोटा मोटा मैं बता रही हूँ, माइन्यूट डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। तो वो जो ग्रुपिंग थी, तो उसमें जो एनेक्स बी की कंट्रीज थी, उस लिस्ट में जो कंट्रीज थी उनको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई। उनको लीगली बाइंडिंग टारगेट दिया गया कि 5.2% रिड्यूस करना है उनको ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन 1990 के लेवल से 2012 तक का ये टारगेट रखा गया। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो केवल इन्हीं कंट्रीज के पास थी कि इनके जिम्मेदारी थी, और ये लीगली बाइंडिंग था। तो 2007 में एक चीज़ और होती है, इससे संबंधित कुछ हम देखते हैं, कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं मर्राकेश में 2007 में, तो इसीलिए मर्राकेश अकॉर्ड जो है वो 2007 में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो भी चीज़ें होंगी वो जब कॉप की मीटिंग्स होंगी तभी निकल कर आएंगी। तो आगे चलकर
इसका जो कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 12 तक का खत्म हो गया, जो पहला कमिटमेंट पीरियड था। तो जब 2012 में खत्म होने लगा तो 2012 में दोहा में एक मीटिंग हुई, इसमें इन लोगों ने डिसाइड किया कि आगे वाला जो एक कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल का होगा वो क्या होगा, 2013 से 20 तक का पीरियड होगा। और ये जो प्रोटोकॉल का पीरियड था, टाइम पीरियड 2013 से 20 का, इसमें क्या किया गया, इसमें अब कंट्रीज को क्या लगने लगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ रही है और इंडिया जैसी कंट्रीज भी ग्रो कर रही हैं, नॉट अलोन इंडिया लेकिन बाकी कंट्रीज भी ग्रो कर रही हैं, और उनके पास भी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करें। इसीलिए इसको साइन नहीं किया गया था, जो मेजर इकोनॉमीज है, रेटिफाई नहीं किया, यूएसए ने, कनाडा ने वापस ले लिया, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यूपीपीसीएस में जो अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के रिडक्शन से ही संबंध है। लेकिन हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिसेंटली इंडिया ने रेटिफाई किया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसे पॉइंट कर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, कि जब इंडिया ने इसको रेटिफाई कर लिया था सेकेंड कमिटमेंट पीरियड को क्योटो प्रोटोकॉल के, और तो उसके बाद हमसे कहा गया है कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको हमें बताना है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में कहा गया है, ड्यूरिंग द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड द पार्टीज कमिटेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय एटलीस्ट 18% बिलो 1990 लेवल्स इन द 8-year पीरियड 2013 से 20 का जो है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, क्योटो मैकेनिज्म्स लाइक इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड। तो अब ये हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिए ये सारे। देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो केवल पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये लिखा हुआ है सेकेंड कमिटमेंट पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए थे, जबकि सेकेंड में नहीं, इनको फर्स्ट में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इन मैकेनिज्म्स को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स आने वाला है 14 मई को, और लगभग 60 दिन के लिए हमारे द्वारा क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें 780 पेजेस का स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, और इसको पढ़कर, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर आप आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में BEO, RO, ARO सभी एग्जाम्स के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे और स्टार्टिंग में स्लाइड में मैंने आपको दिखाए थे, तो उसमें कनेक्ट कर लीजिएगा और इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप इसका सही से बेनिफिट लेकर अपना प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो आगे देखते हैं। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट या फिर पेरिस समझौता, हम देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड था 2020 में वो खत्म होने वाला था, तो उसके बाद भी कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए जिसको कंट्रीज फॉलो कर सके, तो उसी से संबंधित ये पेरिस एग्रीमेंट लाया गया था। तो जब ये कब लाया जाएगा, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी, जब मीटिंग होगी उनकी, तभी कोई ना कोई हम देखते हैं स्टेप ऐसा उठाया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि दोहा का हुआ था, मराकेश में हुआ था और क्योटो में ही हुआ था जब, तो उसको क्योटो प्रोटोकॉल नाम दे दिया गया था। वैसे ही ये पेरिस में हुआ, तो इसीलिए इसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21st मीटिंग में, जो कि 2015 में हुई थी, नवंबर 30 2015 से दिसंबर 12 2015 के बीच में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट UNFCCC का अग्रीमेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। इसमें भी टारगेट्स रखे गए थे, कोई भी मीटिंग में कुछ भी निर्णय लिया जाता है तो टारगेट्स सब में रखे जाते हैं। ठीक है, भले ही उनको अचीव किया जा सके या ना किया जा सके। तो इसमें क्या बात की गई, इसमें फिर से बात की गई कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसमें क्या हुआ, इसमें इस ट्रीटी को लीगली बाइंडिंग रखा गया और 196 मेंबर नेशंस ने इस पर साइन किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टू
एम्ब्रेस द कंडीशंस जो भी अग्रीमेंट में दी गई हैं, कि जो भी जिम्मेदारी दी गई है उनको वो स्वीकार करेंगे। अब देखिए, तो मेजर जो गोल रखा गया है पेरिस अग्रीमेंट का वो क्या है वो देख लेते हैं। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो रखा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके चलते जो भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ऐसा प्रयास करना है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर में राइज होगी वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में। देखिए, ये थोड़े ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। देखिए, मान लीजिए कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल में टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री था। जब प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या हुआ? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई 18th 19th सेंचुरी में, उससे पहले की बात की जा रही है। तो मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो अब हमें ये प्रयास करना है कि 21वीं शताब्दी जब तक अंत होगा उसका, तब तक जो टेम्परेचर तो निरंतर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो जो टेम्परेचर बढ़े वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे टेम्परेचर। और साथ में हमें ये भी प्रयास करना है कि 2050 तक जो टेम्परेचर है उसको हम कितना बढ़ा सकें। कोशिश करें कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो, यानी कि 11.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर ना जाए। देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ऐसा नहीं है कि 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है, इसको सच मत समझिएगा, ताकि आप समझ सके कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से क्या संबंध है। ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल दिया है। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमें क्या कहा गया है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक प्रयास करना है कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, और 2050 तक ये प्रयास करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे जो भी टेम्परेचर इंक्रीज हो वो। ठीक है, साथ में इसके क्या कहा गया है? इसमें फोकस किया गया है कि क्लीन, पॉल्यूशन फ्री, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए बाय 20%। और दूसरा फिर क्या कहा गया है? इसका एम रखा गया है कि रिलायंस जो है ट्रेडिशनल एनर्जी प्रोडक्शन मेथड्स पे उसको बढ़ाया जाए, कि उस पर जो भी हमारी निर्भरता है ट्रेडिशनल एनर्जी प्रोडक्शन मेथड्स पे उसको बढ़ाया जाए, और एनहांस करनी है 20% एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है 20% तक। साथ में क्या कहा गया है? एम रखा गया है कि ये सपोर्ट करेगा और डेवलप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर उन कंट्रीज में जो ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की। यानी कि हम कई सारे ऐसे देशों के नाम देखते हैं जिनमें क्लाइमेट चेंज के कारण वो समुद्र में उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन चले जाने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसे जो कंट्रीज है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है कि क्लाइमेट चेंज के कारण उन पर डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। उसके बाद जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज है इनसे कहा गया कि तुम एक एनुअल फंडिंग करोगे, यानी कि तुम कुछ पैसा दोगे, एटलीस्ट कितना? $100 बिलियन 2020 के बाद। और ये जो पैसा आएगा वो किसमें असिस्ट करेगा? पेरिस अग्रीमेंट के जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें वो सहयोग करेगा। यही चीज़ हिंदी में लिखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे संबंधित क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का उद्देश्य ग्रह के समग्र तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखकर वैश्विक जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना है? तो अब आपको इसका आंसर पता होगा। पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा पेरिस समझौता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके साथ हमारा ये आज का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। आज मैंने ऐसे कोई अलग से करंट अफेयर का टॉपिक नहीं रखा है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज डिस्कस किया है और आप समझ भी पाए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और इन केस आप और टॉपिक्स के बारे में सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं कमेंट करके। मैं प्रयास करती हूँ कि जो भी आपके सजेशंस हो उनको फॉलो किया जाए, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित या गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित जो भी आपके सजेशंस हैं उनको आगे के वीडियोस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और मैं प्रयास करूँगी कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।